हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास यूपी बोर्ड का कक्षा 6 का विज्ञान। और यूपी बोर्ड के कक्षा 6 के विज्ञान में हम आज पढ़ेंगे इकाई नंबर 3। यानी 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम तीसरा चैप्टर समझेंगे। और आपको बहुत ध्यान से समझना है। हमारे चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। और हमारी जो किताब है उसका नाम है विज्ञान भारती भाग 1, विज्ञान भारती 1। और हम इस चैप्टर में सीखेंगे मिश्रणों से पदार्थों को अलग करना। कि आपके पास कोई भी मिश्रण है, उसमें जितने भी अवयव हैं उन्हें अलग करने के क्या क्या तरीके हैं। और हमने पहले जो 2 लेक्चर थे, उन 2 लेक्चर में हमने 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर दिए थे। और आज उसी क्रम में हम लेकर आए हैं कक्षा 6 का विज्ञान। और इसमें इकाई नंबर 3 है जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो पदार्थों का पृथक्करण आज हमें पढ़ना है। पदार्थों के पृथक्करण को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए मिश्रण किसे कहते हैं। क्या पता होना चाहिए? मिश्रण। मान लो आपके पास 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं, आपने उन्हें आपस में मिला दिया। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के आपस में मिलने पर जो भी नया पदार्थ आपको मिला है, चाहे आपने उन दोनों पदार्थों को या 3 पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया हो, कोई निश्चित अनुपात की आवश्यकता नहीं है। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में आप मिलाते हो, किसी भी अनुपात में मिलाते हो, तो जो नया पदार्थ आपको मिलता है ना, उसे हम कहते हैं मिश्रण। तो यहाँ लिखा हुआ है मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, मतलब निश्चित मात्रा नहीं है। जैसे वायु एक मिश्रण है जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाष्प है। ये सारी चीजें आपस में जब मिलती हैं तो वायु ही तो बनती है। वायु इन सभी गैसों का और वाष्प का मिश्रण है। इसी तरीके से जो समुद्री जल है, समुद्री जल में जल भी होता है और विभिन्न प्रकार के लवण भी होते हैं। इसीलिए तो समुद्री जल को लवणीय जल भी कहा जाता है। ठीक है। तो मिश्रण का मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आप किसी भी अनुपात में मिला देते हो, तो वो जो नया पदार्थ आपको मिलता है उसे ही हम कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण। अब आगे चलते हैं। देखो कितना बढ़िया पॉइंट है ये वाला। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। इंग्लिश में मिश्रण को कहते हैं मिक्सचर। अगला पॉइंट, मिश्रण में मिश्रित अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई भी मिश्रण है तो उस मिश्रण में जो जो अवयव, जो जो भाग, जो जो पदार्थ, जो जो हिस्से आपने मिलाए थे, उन सब के गुण होंगे मिश्रण में। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, ये उदाहरण दिया एक, नींबू के शरबत में आपने नींबू का शरबत बनाया जिसे आप शिकंजवी कहते हो। शक्कर की मिठास, आपने क्या करा, पानी लिया, नींबू डाल दिया और उसमें शक्कर डाल दी, नमक भी डाल दिया, तो सबके गुण होंगे ना उसमें। जो जो चीजें आपने उसे बनाने के लिए की है, जिसे हम शिकंजवी कहते हैं, वो एक मिश्रण ही है। तो जिन जिन पदार्थों का आपने उपयोग किया है उन सबके गुण आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है नींबू के शरबत में शक्कर की तो मिठास होगी और नींबू के खट्टेपन का स्वाद होता है। और यदि आपने उसमें नमक भी डाल दिया तो नमक का भी नमकीन स्वाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसमें है नमक। तो जैसे शरबत है, नींबू का शरबत आपने बनाया, तो उसमें नींबू का खट्टापन भी होगा और शक्कर की मिठास भी होगी और पानी की तरलता भी होगी। तो किसी भी मिश्रण में जितने भी भाग होते हैं, जितने अवयव होते हैं, जितने घटक होते हैं, उन सब के गुण होते हैं मिश्रण के अंदर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो, मिश्रण तो आपको पता चल गया कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में आपने आपस में मिलाया तो आपको क्या मिला? मिश्रण। मिश्रण के बाद हमें पता होना चाहिए शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ का मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसमें एक एक ही प्रकार का पदार्थ उपस्थित हो, कोई दूसरा पदार्थ बिल्कुल भी सूक्ष्म मात्रा में भी उपस्थित ना हो। तो यहां लिखा हुआ है शुद्ध पदार्थ का मतलब शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है एवं इनके कण समान होते हैं। जैसे मैं आपको कहूं, यहां लिखा हुआ है सोना। यदि आपके पास शुद्ध सोना है तो उसमें सारे के सारे परमाणु सोने के ही होंगे। सोने के अलावा कोई दूसरी धातु का परमाणु बिल्कुल भी नहीं होगा, यदि वो शुद्ध सोना है।
जैसे चांदी, चांदी में सारे परमाणु, चांदी का टुकड़ा आपके पास है तो उसमें सारे परमाणु चांदी के हैं तो मैं कहूँगा वो शुद्ध चांदी है। लोहा, यदि लोहे का कोई टुकड़ा आपके पास है उसमें सारे परमाणु लोहे के ही होंगे, लोहे के अलावा कोई दूसरे तत्व का परमाणु नहीं होगा। इसी तरीके से तांबा, नमक, शक्कर आदि। अब जैसे यहाँ मैं बात करूं, सोने में तो सारे परमाणु सोने के होंगे, सोने का संकेत Au होता है गोल्ड का। चांदी में सारे परमाणु सिल्वर के होंगे यानी चांदी के Ag। लोहे में सारे परमाणु Fe यानी आयरन के, लोहे के होंगे। तांबे में सारे परमाणु, तांबे का संकेत क्या होता है Cu। पर नमक में तो, नमक का सूत्र तो ये होता है बेटे NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यदि आपके पास शुद्ध नमक है तो शुद्ध नमक में सारे के सारे अणु, भाई ये भी एक परमाणु है, ये भी एक परमाणु है, जब दोनों परमाणु आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया, एक अणु बन गया। तो वहां नमक के ही सारे अणु होंगे यानी NaCl के सारे अणु उपस्थित होंगे यदि वो शुद्ध नमक है तो। इसी तरीके से शक्कर, शक्कर का सूत्र ये होता है C12H22O11। तो ये शक्कर का एक अणु का सूत्र है जिसे आप कह सकते हो शक्कर का अणु सूत्र। इसे चीनी का अणु सूत्र भी कह सकते हो आप, सुक्रोज भी कह सकते हो, शक्कर को चीनी भी कह सकते हो। तो ये शक्कर यदि शुद्ध है आपके पास तो सारे के सारे अणु ऐसे होंगे, ठीक है। यहां तो परमाणु एक जैसे होंगे और यहां इन दोनों केस में अणु एक जैसे होंगे। तो ये होता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के बाद हमें पता होना चाहिए तत्व। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तत्व। आपको पता चल गया ना मिश्रण किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में आपने मिला दिया तो बन गया मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ वो है जिसमें एक ही प्रकार का पदार्थ उपस्थित हो और शुद्ध अवस्था में उपस्थित हो, उसके अलावा कोई दूसरा पदार्थ उसमें किसी भी मात्रा में, कम से कम मात्रा में भी उपस्थित नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा तत्व। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, मतलब तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे लोहा, लोहे में सारे परमाणु लोहे के ही होंगे यानी Fe के। जैसे कि अभी हमने शुद्ध पदार्थ की बात करी तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ ही होता है। तांबे में, तांबा जो है उसमें सारे के सारे परमाणु Cu होंगे, कॉपर के। चांदी में सारे परमाणु Ag के होंगे। सोने में सारे परमाणु Au यानी सोने के होंगे। ऑक्सीजन में सारे परमाणु O के होंगे। नाइट्रोजन में सारे परमाणु N के होंगे। इसका मतलब यह है कि तत्व की खासियत यह है कि तत्व को चाहे कितना भी तोड़ दो, जैसे मैं मान लो बात करता हूं, मान लो मेरे पास कार्बन है, क्या है कार्बन, कार्बन का संकेत क्या होता है C। मेरे पास इतना बड़ा टुकड़ा कार्बन का है, ये कार्बन का टुकड़ा है, जैसा कोयले का टुकड़ा होता है ना, ऐसा ये कार्बन का टुकड़ा है। तो आप इसे कितना ही तोड़ लो, आप इसे कितना ही तोड़ लो, भौतिक विधि से या रासायनिक विधि से तोड़ लो, जो बारीक से बारीक कण होगा ना वो कार्बन ही होगा, कार्बन के अलावा कुछ और नहीं होगा। तो तत्व की खासियत ये होती है कि तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से आप दूसरे पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। वो कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा, चाहे कितना ही पीस के पाउडर बना लो उसका। जैसे लोहा है, लोहे को पीस के पाउडर भी बना दिया तो हर एक कण, हर एक परमाणु लोहे का ही रहेगा, Fe का। इसी तरह तांबे को कितना ही पीस लो तांबा ही रहेगा। तो तत्व का मतलब किसी भी पदार्थ का शुद्ध रूप होता है ये तत्व। और तत्व की खासियत ये होती है कि तत्व का चाहे एक अणु ले लो, चाहे तत्व का कितना ही बड़ा टुकड़ा ले लो, उसमें सारे परमाणु एक जैसे ही होंगे। जो तत्व है वो, जैसे लोहे के टुकड़े में सारे परमाणु लोहे के ही होंगे, चाहे उसे कितना ही पीस के पाउडर बना दो वो लोहा ही रहेगा। समझ में आया तत्व। तो तत्व की परिभाषा आप ये लिख सकते हो, तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे लोहा, तांबा, चांदी एग्जाम्पल दे सकते हो आप। तत्व के बाद फिर अगली चीज आती है यौगिक। अब आपको ध्यान रखना, यौगिक की खासियत यह है कि तत्व का कोई अणु है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ N2, ये नाइट्रोजन का एक अणु है, पर जब आप कहो कि इसमें परमाणु कौन कौन से हैं तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों परमाणु एक जैसे हैं। तो ये परमाणु जो अणु है ना वो तत्व का अणु है। और यदि मैं लिख दूं H2O है तो ये भी अणु, पर इसमें तो दो प्रकार के परमाणु हैं, दो तो इसमें परमाणु हाइड्रोजन के हैं, एक परमाणु इसमें ऑक्सीजन का है, तो इसमें सारे परमाणु एक जैसे तो नहीं है। तो इसे आप कहोगे यौगिक। क्या कहोगे?
यौगिक है तो N2 भी अणु है, तो H2O भी अणु, पर इसे तो आप अणु ही कहोगे, इसे आप यौगिक कह सकते हो, इसे समपरमाणविक अणु भी कह सकते हो, इसे कह सकते हो विषम परमाणविक अणु। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारे पास है यौगिक। तत्व में तो सारे परमाणु एक जैसे होंगे, यौगिक में सारे परमाणु एक जैसे नहीं होंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है यौगिक के अणु एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जब एक से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर किसी अणु को बनाते हैं ना, तो हम कहते हैं वो यौगिक का अणु है। जैसे आप यहाँ देखो H2O, ये जल का ही तो सूत्र होता है H2O। इसमें 3 परमाणु हैं, 2 तो हैं हाइड्रोजन के परमाणु, एक है ऑक्सीजन का। तो ये तीनों परमाणु एक जैसे नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि H2O है तो एक अणु, पर कैसा है, यौगिक, यौगिक का अणु है ये। इसी तरीके से HCl को देखो, HCl में 2 परमाणु हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक हाइड्रोजन का परमाणु, एक क्लोरीन का परमाणु। इसी तरीके से H2SO4 को देखो, H2SO4 में 2 परमाणु तो हाइड्रोजन के हैं, एक सल्फर का है, 4 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। तो 4 और 2 6 और 1 7, 7 परमाणु हैं, सातों के सातों एक जैसे नहीं हैं, इसलिए H2SO4 को भी मैं यौगिक कहूंगा या यौगिक का अणु कहूंगा। इसी तरीके से आप देख लो CO2 को, CO2 में 3 परमाणु है कार्बन डाइऑक्साइड में, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तीनों के तीनों परमाणु एक जैसे नहीं है, तो CO2 को भी आप यौगिक कहोगे या फिर यौगिक का अणु कहोगे। तो मतलब यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि यदि किसी ने पूछ लिया कि आप इसके बारे में बताओ H2 के, ये अणु है क्या, तो आप कहोगे हाँ जी अणु है। और फिर किसी ने पूछ लिया H2O बताओ अणु है क्या, तो ये भी अणु है। अणु तो ये दोनों ही हैं, पर ये तो तत्व का अणु है और ये है यौगिक का अणु। तत्व के अणु को आप केवल अणु भी कह सकते हो, यौगिक के अणु को आप विषम परमाणविक अणु भी कह सकते हो, और इसे सम परमाणविक अणु, सम माने समान प्रकार के, परमाणविक माने परमाणु हो जिसमें, इसमें दोनों परमाणु हाइड्रोजन के है ना, तो इसे तत्व का अणु या फिर सम परमाणविक अणु आप कह सकते हो। इसमें सारे परमाणु एक जैसे नहीं है तो ये भी अणु, पर इसे आप विषम परमाणविक अणु या यौगिक का अणु कह सकते हो। कुल मिलाकर ये तत्व है, ये यौगिक है। ठीक है दोनों ही अणु। क्लियर होगी बात। अब यहाँ एक बहुत बढ़िया पॉइंट आया, देखो ये पॉइंट बहुत बढ़िया है और बच्चे बहुत बड़ी बड़ी कक्षाओं में आ जाते हैं, पर ये पॉइंट उनकी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने रेड कलर से लिख रखा है, थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। देखो मतलब कहने की बात यह है कि अभी हमने एक मिश्रण बनाया था, क्या बनाया था, मिश्रण। और मिश्रण में हमारे पास एक तो पानी था, और पानी हमने ग्लास में लिया, उसमें घोल दिया था थोड़ा सा नमक, फिर इसमें थोड़ा सा हमने मिलाया था चीनी या शक्कर, और फिर हमने इसमें नींबू का रस भी डाल दिया था, है ना। तो आपने जब इन चारों चीजों को आपस में मिला दिया तो आपको एक मिश्रण मिल गया। मिश्रण की खासियत ये है, यानी हमारी भाषा में तो सिकंजवी बन गई। उस सिकंजवी में पानी का भी गुण होगा, वो तरल है, उसमें नमक का गुण होगा, वो थोड़ी नमकीन भी लगेगी, उसमें चीनी का गुण होगा, उसकी एक घूंट जब आप लोगे तो आपको थोड़ा मीठा भी लगेगा, उसमें नींबू का खट्टापन भी होगा। तो ये चारों गुण आपको देखने को मिलेंगे। और किसी यौगिक की, किसी भी मिश्रण की ये खासियत होती है कि मिश्रण के जो अवयव होते हैं ना, उनके मिले जुले गुण ही मिश्रण दिखाता है। मिश्रण में वही गुण होते हैं जो उसके अवयवों के गुण होते हैं। पर इसके विपरीत यदि आप किसी यौगिक की बात करते हो तो किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी या उसके घटकों से या अवयवों से या अवयवी तत्वों से या पदार्थों से अलग होते हैं। ध्यान रखना भाई, मिश्रण जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना है ना, उनके सबके गुण दिखाएगा वो, पर यौगिक जिन जिन तत्वों से या पदार्थों से मिलकर बना है उनके गुण नहीं दिखाएगा, उनसे बिल्कुल अलग दिखाएगा। ये बहुत काम की बात है। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों से अलग होते हैं, जबकि मिश्रण के गुण अपने अवयवी तत्वों या अवयवी पदार्थों जैसे ही होते हैं, पर यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों से क्या होते हैं, अलग। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा आपके बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से, तैयार हैं समझने के लिए। अभी मैंने कहा कि यौगिक के जो गुण हैं वे अपने अवयवी तत्वों से अलग होते हैं। यौगिक जिन चीजों से मिलकर बना है उनके जैसे गुण बिल्कुल नहीं दिखाएगा।
और मिश्रण दिखाता है उन्हीं के जैसे गुण जिनसे मिलकर वो बनता है। जैसे सिकंजवी बनाई थी सिकंजवी में जो जो चीजें आपने डाल दी सबके गुण दिखाएगी सिकंजवी। यौगिक ऐसा नहीं करेगा, यौगिक जिन जिन तत्वों से मिलकर बनाए उनके गुण नहीं दिखाएगा। देखो जैसे सामान्य ताप पर H2 व O2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है ना, ऑक्सीजन भी गैस है, जबकि उनके मिलने से बनने वाला H2O यानी द्रव यानी पानी द्रव होता है। मुझे ये बताओ H2O में क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, पर जब ये दोनों आपस में मिलके जल बन गया तो जल तो गैस नहीं है भाई। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके पानी बना, जब ये भी गैस है ये भी गैस है तो इसे भी तो गैस होना चाहिए, इसे भी तो गुण दिखाने चाहिए इन दोनों के जिन दोनों से मिलके ये बना है। पर ये दोनों तो गैस है और ये द्रव है ना, अलग गुण। या फिर मैं आपको एक बात बताऊं, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, बहुत तेजी से इसमें आग लगती है, और ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाने के लिए सहायक है, मतलब जहां ऑक्सीजन है वहां आग लगेगी। ये तो जलने को तैयार है, ये जलाने को तैयार है, ये जलने को तैयार, ये जलाने को तैयार। जब दोनों मिले तो जो बनना चाहिए था वो तो बहुत खतरनाक बम बनना चाहिए था, पर ये तो उल्टा आग को बुझा रहा। जो इन दोनों के मिलने से जो बना ना H2O पानी, वो तो आग को बुझाने का काम कर रहा, जबकि ये जलने को तैयार, ये जलाने को तैयार। तो मतलब कहने की बात ये है कि यौगिक की खासियत यही होती है, यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बनता है ना उनके जैसे गुण नहीं दिखाता, उनसे कुछ अलग ही गुण दिखाता है ठीक है। जबकि मिश्रण जिन पदार्थों से मिलकर बनता है बिल्कुल उनके जैसे गुण दिखाता है मिश्रण। अब आ जाओ, चलो यहाँ पता चल गया आपको, ये पॉइंट पता चल गया ना कि यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों से अलग होते हैं। आ जाओ अगली बात करते हैं, चलो अगला टॉपिक है हमारे पास मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम समांगी मिश्रण की। तो अब हम बात करेंगे समांगी मिश्रण की, या आप इसे कह सकते हो होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी, सम माने समान, अंगी माने अंग यानी अवयव। समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि हवा है, हवा में तो नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है। जब आप हवा को देखते हो ऐसे, तो क्या हवा में नाइट्रोजन गैस अलग दिख जाती है आपको, ऑक्सीजन अलग दिख जाती है कि भाई ये तो परमाणु नाइट्रोजन के घूम रहे, ये ऑक्सीजन के अणु घूम रहे, ये नाइट्रोजन के अणु, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अणु ये घूम रहे, ऐसा तो नहीं होता। तो जो भी मिश्रण आपके सामने ऐसा आता है ना जिसके सारे अवयवों को अलग अलग नहीं देख सकते आप, क्योंकि उन उन सभी अवयवों के कणों के आकार लगभग एक जैसे हैं, इसलिए सब अलग अलग देख ही नहीं पा रहे सबको, तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि नाइट्रोजन गैस एक कोने में इकट्ठी हो रही, ऑक्सीजन कहीं और इकट्ठी हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं और। मतलब किसी भी मिश्रण में जितने भी अवयव हैं, यदि उनके कण समान रूप से बिखरे हुए हैं, बराबर बिखरे हुए हैं, ठीक है, उनका वितरण एक समान है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, तो वो समांगी मिश्रण की ही पहचान है। समांगी मिश्रण की सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि समांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं वे सारे अलग अलग दिखाई नहीं देते। जैसे मान लो मेरे पास एक गिलास में पानी है और आपने पानी में नमक घोल दिया, तो पानी और नमक का मिश्रण बन गया। तो बताना जरा, घुलने के बाद नमक दिखाई देगा क्या आपको? आप कहोगे कि सर गायब हो गया, पर है वो उसके अंदर ही। वो पानी में अलग इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि नमक के कणों का घुलने के बाद जो आकार होता है वो पानी के कणों के आकार के बराबर हो जाता है लगभग, जिसकी वजह से घुलने के बाद नमक दिखाई नहीं देता। और पानी में नमक का जो मिश्रण होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है। अच्छा एक बात बताऊं, समांगी मिश्रण का दूसरा नाम बहुत फेमस है,
समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं, विलयन, विलयन या सॉल्यूशन। अब देखो, ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे समांगी मिश्रण का उदाहरण दिया, पानी प्लस नमक प्लस चीनी। पानी में नमक मिलाओ, चीनी मिलाओ, सब गायब, नमक भी गायब, चीनी भी गायब घुलने के बाद। तो वो समांगी मिश्रण है, क्योंकि तीनों को आप अलग अलग नहीं देख पा रहे। दूसरा उदाहरण है वायु। वायु में तो आपको पता है नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, और इसके अलावा जल वाष्प भी है। क्या है? जल वाष्प। तो ये सारी चीजें हैं वायु में। क्या सारी चीजें अलग अलग दिखाई दे रही है आपको? नहीं दिखाई दे रही। इसलिए वायु भी इन सभी गैसों का समांगी मिश्रण है। क्लियर होगी बात? समांगी मिश्रण को बस मोटे तौर पर आपको ऐसे याद रखना है, जिस मिश्रण के सारे अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण के विपरीत आता है विषमांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? विषमांगी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण की खासियत ये होती है कि इसके सारे अवयवों को अलग अलग देख सकते हो। जैसे मैं आपको कहूँ एक गिलास में पानी लो, उसमें रेत घोल दो, तो रेत और पानी दोनों अलग अलग दिखाई देंगे आपको। ऐसा थोड़ा ही है रेत घुलने के बाद गायब हो जाएगा, नहीं, गायब नहीं होगा, वो दिखाई देगा, पानी भी और रेत भी दोनों। तो यदि पानी में आपने रेत घोल दिया तो विषमांगी मिश्रण है। यदि आपके पास एक बड़ा सा बर्तन है, उसमें थोड़ा सा तो आपने रेत डाल दिया, थोड़ा सा आपने रेत के साथ उसमें क्या कहना चाहिए, रेत के साथ उसमें रोड़ी डाल दी और दोनों को मिला दिया, तो रेत और रोड़ी यानी ईंट के टुकड़े छोटे, रोड़ी का मतलब ईंट के छोटे टुकड़े, सब अलग अलग दिखाई देगा। तो वो भी एक विषमांगी मिश्रण है। मिश्रण तो है वो, पर विषमांगी मिश्रण की खासियत ये होती है कि उसके सारे अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी और रेत का मिश्रण। पानी और रेत को जब आपस में मिलाओगे तो पानी और रेत दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। बजरी और रेत। बजरी जो है वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनसे सड़क बनती है, ठीक है। इन्हें कहीं अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। यदि बजरी में आपने रेत मिलाए तो बजरी और रेत अलग अलग दिखाई देंगे। ये भी एक विषमांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपने आपस में मिला दिया तो बन गया मिश्रण। और यदि जिन पदार्थों को आपने आपस में मिलाया था उनमें वे सारे अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे मिलने के बाद, तो वो समांगी मिश्रण है। और यदि जिन पदार्थों को आपने आपस में मिला के मिश्रण बनाया था वे सारे पदार्थ मिश्रण बनने के बाद भी अलग अलग दिखाई दे रहे, तो विषमांगी मिश्रण है। ठीक है। आगे समझ में? अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर अपने। अगला टॉपिक है मिश्रण के गुण। क्या है? मिश्रण के गुण। तो मिश्रण के 3 गुण सीखने हैं हमें, ध्यान से समझना तीनों गुणों को। नंबर 1, मिश्रण में अवयव का घटक, अवयव या घटक किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं। यहाँ या आना चाहिए था या। तो मिश्रण में जो अवयव हैं या घटक हैं वे किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं, किसी भी अनुपात में। अब जैसे मान लो मुझे पानी में नमक घोलना है, तो मैं चाहूँ तो 1 चम्मच नमक घोल दूँ 1 गिलास पानी में, और चाहूँ तो आधा चम्मच नमक का घोल दूँ या 2 चम्मच घोल दूँ नमक के। हर एक स्थिति में चाहे पानी और नमक का अनुपात कुछ भी रखो, बनेगा तो मिश्रण ही। इसलिए लिखा हुआ है मिश्रण में अवयव या घटक किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं। दूसरी बात, यानी अनुपात निश्चित नहीं होता। ये तो मिश्रण की परिभाषा में ही बताया गया था आपको कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है। और मिश्रण 2 प्रकार के बताए, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की खासियत यह है कि उसमें जितने भी पदार्थों को मिलाकर आपने मिश्रण बनाया था, जिन्हें आप अवयव या घटक कहते हो, उन्हें सबको अलग अलग नहीं देखा जा सकता, वो समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण वो है जिसमें सारे अवयवों को, सारे घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है, जिनसे मिलकर वो मिश्रण बना है। दूसरा पॉइंट, मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान होते हैं, यानी किसी भी मिश्रण में जो गुण होंगे
उसके अवयवों जैसे गुण होंगे। अवयव, हर एक अवयव का अपना गुण वहां प्रदर्शित होगा, दिखाई देगा आपको। यदि शिकंजवी में आपने नमक डाल दिया ना, तो आपको वो नमक एक घूंट शिकंजवी का पीने पर महसूस होगा कि हाँ भाई इसमें नमक भी है। और यदि शिकंजवी में आपने शक्कर या चीनी डाल रखी है, तो आपको पहला घूंट पीते ही पता चल जाएगा कि इसमें मिठाई भी है डली हुई, और पानी की तरलता तो है ही उसमें। और यदि वो खट्टी लगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ नींबू भी है इसमें। तो तभी तो लिखा हुआ है कि मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान होते हैं, यानी हर एक घटक का अपना गुण होगा उसके अंदर। नंबर 3, मिश्रण से उसके घटकों को अलग यानी पृथक किया जा सकता है। ये पॉइंट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास कोई भी मिश्रण है और आप कह रहे कि जी मिश्रण में जितने भी अवयव इस्तेमाल किए गए हैं इस मिश्रण को बनाने के लिए, उन सारे अवयवों को अलग अलग करना है, तो आप अलग अलग कर सकते हो। और इसी चीज के ऊपर या इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है हमारा ये चैप्टर, पदार्थों का पृथक्करण। अब देखो, अब हम समझ में आ गए हमें तीनों गुण मिश्रण के। एक तो गुण ये समझ में आया कि मिश्रण में जो अवयव होते हैं वे किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, कम ज़्यादा ज़्यादा कम, कुछ नहीं फर्क पड़ता। दूसरी बात हमें समझ में आई कि हर एक मिश्रण में उसके अवयवों के गुण होते हैं जरूर। तीसरी बात ये समझ में आई कि किसी मिश्रण के सारे अवयवों को आप अलग अलग कर सकते हो, यानी उन्हें पृथक कर सकते हो। पृथक करना माने अलग करना। तो अब हमें सीखनी है पृथक्करण की विधियां, जो बहुत आसान है, एकदम से समझ में आ जाएंगी। पृथक्करण की विधियां का मतलब किसी मिश्रण से उसके अवयवों को या उसके घटकों को या उन सभी पदार्थों को जिनसे मिलकर वो मिश्रण बना था उन्हें अलग अलग करना है सबको। ये है पृथक्करण की विधियां। और पृथक्करण की विधियों में सबसे पहली विधि है फटकना और ओसाना। फटकना और ओसाना, ठीक है। देखो, फटकना तो आपको पता ही है कि आपने घर में गांव में देखा होगा कि आपकी मम्मी जब चावल बनाती हैं या दाल बनाती हैं तो उसे एक बड़ी सी प्लेट या थाली में लेकर ऐसे उछालती हैं। उछालने से, या फिर पहले आया करते थे गांव में, छाछ हुआ करते थे पहले, छाछ, ठीक है, छाछ हुआ करते थे, उसमें अनाज को या किसी भी दाल को चावल को डाल के ऐसे हिलाते थे और ऊपर नीचे उन्हें क्या करते थे ऐसे, तो हवा से वो जो हल्के कण थे वे सब उड़ के चले जाते थे। आपका अनाज है, चावल है, दाल है, जो भी बनाना है, उसमें से जो हल्के कण हैं, जैसे कुछ घास फूस के कण हैं या हल्के कण हैं, वे सब हवा से उड़ के चले जाएंगे और आपके भारी कण जो शुद्ध दाल है या शुद्ध चावल हैं वे रह जाएंगे छाछ के ऊपर। छाछ को सूप भी कहते हैं कुछ जगह पर, सूप, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे हैं आप इधर से, इसे तो ओसाना कहते हैं, ओसाना। वो तो फटकना तो वो है कि हमने छाछ या सूप में लिया और ऐसे उछाल दिया, हल्के कण सारे उड़ गए और जो भारी कण है वे वहीं रह गए। यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे होगे ये ओसाना है, इसमें एक महिला खड़ी हुई है स्टूल के ऊपर और इधर से जो है ना हवा चल रही है, इधर से ऐसे ये हवा चल रही है। तो जो अनाज के भारी कण हैं वे तो यहीं गिर जाएंगे और ये जो आगे बहकर जा रहे हैं ना, आगे उड़कर जा रहे हैं, ये हैं घास फूस के हल्के कण। हल्के कण सारे हवा के साथ आगे उड़ गए, तो इसे कहते हैं ओसाना। आजकल तो ऐसी मशीनें भी बहुत आ रही हैं, ठीक है, पता है ना आपको। तो यहाँ लिखा हुआ है फटकना और ओसाना में, फटकना विधि द्वारा अनाज में मिली हल्की अशुद्धियों को सूप द्वारा अलग किया जाता है। सूप का मतलब तो समझते हो, छाछ या सूप, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि साफ साफ लिखा हुआ है, फटकना विधि द्वारा अनाज में मिली हल्की अशुद्धियों को सूप द्वारा अलग किया जाता है। और ओसाना ये चित्र है ही, ओसाना विधि में किसान अनाज से भूसे को अलग करने के लिए उसे ऊंचे स्थान से हवा में गिराता है। तो ऊंचे स्थान से हवा में गिराओगे तो अनाज के कण भारी हैं वे तो यहीं गिर जाएंगे और जो भूसा है, हल्के कण हैं, वे हवा के साथ उड़कर आगे चले जाएंगे। तो इसे कहते हैं ओसाना, ठीक है। फटकना आपकी मम्मी को पता ही है, आपको भी पता है फटकना। चावल बनाने से पहले मम्मी के पास यदि सूप या छाछ नहीं है तो वे प्लेट या थाली में ही कर देती हैं इस काम को जो छाछ में होता है। उसके बाद आता है थ्रेसिंग। एक विधि है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग बहुत बढ़िया विधि है। यहाँ देखो चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा थ्रेसिंग। यहाँ एक आदमी के हाथ में क्या है, अनाज की एक गठड़ी है, अनाज का एक गठड़ी कह दो या अनाज का एक बंडल कह दो,
अनाज के पौधों का, और वो सूखने के बाद उन्हें इस पत्थर के ऊपर पटक पटक के मार रहा, पूरे ऐसे ऐसे। जब पटक के मारता है तो उसमें से जो अनाज के कणे में अलग हो जाएंगे और वे अलग गिरते रहेंगे, और वो उसके हाथ में सिर्फ घास के पौधे यानी उसके अनाज के पौधे रह जाएंगे हाथ में, और सारे जो अनाज के कण हैं वे निकल जाएंगे अलग, यहीं इकट्ठे होते रहेंगे चारों तरफ। तो इसे कहते हैं थ्रेसिंग। आजकल तो इसके लिए मशीन भी आ गई, थ्रेसिंग मशीन। देखो, अनाज के कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। इसके हाथ में अनाज के पौधे हैं बहुत सारे, इन्हें वो पत्थर के ऊपर या किसी लकड़ी के फट्टे के ऊपर पटक रहा है। तो अनाज के कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। इसके लिए थ्रेसिंग मशीन का भी उपयोग किया जाता है। तो आजकल तो थ्रेसिंग मशीन आ गई, आपने देखा होगा गांव में थ्रेसिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है अनाज को अलग करने के लिए अनाज के पौधों से। उसके बाद अगला है बीनना, सबसे खतरनाक चीज बीनना। ठीक है, बीनना का मतलब घर में क्या होता है कि जब भी कोई भी हम खाना इस तरह का बनाते हैं तो बीनने की प्रक्रिया चलती है। एक मिनट जरा, मैं थोड़ा टेक्निकल, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, एक बार चेक कर लूं। हेलो, हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो बीनने में क्या होता है, बीनने में जैसे आपके पास दाल चावल बनाने से पहले इसमें जो है चावल साफ करने हैं। तो चावल साफ करने के लिए फिर दोबारा से कुछ प्रॉब्लम आ, एक मिनट चेक करते हैं। हेलो, हेलो, ठीक है। देखो, इस बार नहीं आनी चाहिए प्रॉब्लम। तो हम क्या बात कर रहे थे बेटे, बीनने की बात कर रहे थे, बीनने की। फिर दोबारा से कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं ठीक है, उम्मीद है रिकॉर्डिंग तो सही हो रही होगी, रिकॉर्डिंग तो सही हो रही होगी। चलो देखो, हाँ ठीक है, एक मिनट होल्ड करो जरा। हेलो, ठीक है, चलो देखो, यहाँ बीनने का मतलब क्या है कि आपके पास कच्चे चावल हैं, उनमें से आपको कंकड़ पत्थर वगैरह अलग करने हैं। तो आपकी जो घर में मम्मी है या दादी हैं या जो भी हैं, वो एक बड़ी सी प्लेट या थाली में लेके बैठ गई, उन्हें चावलों को उनमें से कंकड़ पत्थर अलग निकाल रही है एक एक करके। तो इसे कहते हैं बीनना। तो इससे भी हम अलग कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, बीनना विधि में कच्चे चावल या दाल आदि से कंकड़ पत्थर या कम मात्रा में पाई जाने वाली अशुद्धियों को छांटकर अलग किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ चलो। ये हो गया बीनना, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। बीनने के बाद फिर आता है अगला नंबर 4, चौथा मेथड जो हमें पढ़ना है वो है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ ये चित्र भी तो दिखना चाहिए आपको। ये है चालना। क्या है? चालना। आपने देखा होगा घर में जब हम काम कराते हैं चिनाई का, यानी जब दीवारें या मकान कमरे वगैरह बनाते हैं, तो जो मजदूर होते हैं वो उनके पास एक बड़ा सा ये होता है चाल, या छलना भी इसे कहते हैं, या चालना कहते हैं। इसके ऊपर रेत डालते हैं तो रेत छनकर जो है वो इधर इकट्ठा होता रहेगा और मोटे कंकड़ पत्थर वगैरह यहाँ होते रहेंगे। इसे कहते हैं चालना। क्या कहते हैं? चालना। इस विधि द्वारा अलग अलग आकार वाले कणों को चलनी द्वारा एक दूसरे से पृथक किया जाता है। चलनी, इसे कुछ लोग छलनी भी कहते हैं, छलनी, पर इसका नाम चलनी है। ठीक है, तो इस चलनी द्वारा अलग कर देते हैं। पतले कण रेत के इधर इकट्ठे हो जाएंगे, मोटे कण कंकड़ पत्थर वगैरह वो सब ऊपर ही रह जाएंगे। जैसे उदाहरण है, रेत के कंकड़ पत्थर को अलग करना, रेत से कंकड़ पत्थर अलग करना, आटे से चोकर को अलग करना। आपकी मम्मी जब रोटी बनाती हैं
तो आटे से चोकर को अलग करती हैं एक चलनी के द्वारा। ठीक है, चलनी कह दो या छलनी कह दो, जो भी आपको अच्छा लगता है। उसके बाद अगला जो मेथड है वो है ऊर्ध्वपातन। क्या है ऊर्ध्वपातन? आपको पता है ना ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? मान लो आपके पास कोई भी ठोस पदार्थ है और उस ठोस पदार्थ को आपने गर्म किया, तो वो ठोस पदार्थ पिघलकर किस में बदल जाएगा? द्रव में। और द्रव को यदि आपने गर्म करा तो वो गैस में बदल जाएगा या वाष्प में। ठीक है, चलो गैस नहीं लिखते, वाष्प लिखते हैं, वाष्प। वो वाष्प में बदल जाएगा, वाष्प में। ठीक है, ये तो सामान्य बात है, ठोस को गर्म करोगे द्रव बनेगा, द्रव को गर्म करोगे तो वाष्प बनेगी। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ठोस को आपने गर्म करा और सीधा ही वाष्प में बदल गया, वो द्रव में बदला ही नहीं है। तो इस घटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और जो पदार्थ इस घटना को दिखाते हैं ना, उन्हें कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। जैसे कपूर है, आयोडीन है। तो ठोस को गर्म करके यदि वो सीधा ही वाष्प में बदल जाता हो तो इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और वो फिर वाष्प को ठंडा करोगे तो सीधा किसमें बदलेगा? ठोस में। ठीक है, तो देखो जरा, यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा होगा आपको कि हमारे पास एक बर्नर है या स्पिरिट लैंप है, जिसमें स्पिरिट भरी हुई है, ऊपर लैंप है गर्म करने के लिए। एक यहाँ प्याली है हमारे पास। ठीक है, उसके ऊपर आपने एक उल्टी कीप रख रखी है, ऊपर लगा रखी है आपने रुई। और इसमें आपके पास कुछ ऐसा चीज है जो ठोस से सीधा गैस में यानी वाष्प में बदलेगी, जैसे आयोडीन है या कपूर है। तो होगा क्या? इस विधि का प्रयोग ऊर्ध्वपातज पदार्थों जैसे कपूर, आयोडीन, नौसादर आदि को उनके मिश्रण से पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि कपूर और नमक मिल गया आपस में, तो कपूर और नमक के मिश्रण से आपको अलग करना है कपूर। तो कपूर और नमक के मिश्रण से कपूर को अलग करने का एक तरीका है, आप कपूर और नमक के मिश्रण को इसमें रख दो, कपूर या चीनी के मिश्रण को इसमें रख दो, नीचे से गर्म करो। कपूर गर्म होकर भाप में बदलेगा, ऊपर उठेगा, और वो भाप यहाँ ठंडी दीवारों से टकरा के फिर दोबारा से इस पर चिपक जाएगी, दीवारों पर, बीकर जो आपकी कीप या फनल है उसकी दीवारों पर चिपक जाएगी। तो ऐसे होता है ऊर्ध्वपातन। इस प्रैक्टिकल को तो आप स्कूल में कर सकते हो। उसके बाद आता है ये तल छटीकरण और निथारना। अगला मेथड ये है तल छटीकरण और निथारना। तल छटीकरण यह है कि मान लो आपके पास रेत वाला पानी है, उसे आप बर्तन में रख दो, तो जब रखोगे तो रेत के कण या धूल मिट्टी के कण धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। आप 1 घंटे बाद उस पानी को, 1-2 घंटे बाद देखोगे, ऊपर से वो साफ हो जाएगा और सारे धूल के कण, रेत के कण नीचे बैठ जाएंगे बर्तन की तली में। फिर आप उसे निथार सकते हो, धीरे से उसे ऊपर से निथार लो। नीचे का गंदा पानी, गदला पानी जो है वो नीचे ही रहने दो, ऊपर ऊपर का अलग कर लो। तो ये होता है तल छटीकरण और निथारना। बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना तल छटीकरण, और पानी को पृथक करना निथारना कहलाता है। तो रेत तो इसमें नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, जैसे ये गंदा पानी था, रेत तो नीचे बैठ जाएगी इसमें, और जो आपका शुद्ध जल है वो ऊपर रह जाएगा, उसे ऊपर से अलग कर लो, रेत नीचे बैठ गई। इसे सिर्फ रखना है और कुछ नहीं। इसे कहते हैं तल छटीकरण। जो रेत नीचे बैठती है तल छटीकरण, और निथारने का मतलब आप उसे निथार सकते हो इस तरीके से। उसके बाद एक एक तरीका है पृथक्करण का, जिसे हम कहते हैं छानना। अब छानना तो आपको पता ही है, ये आपके पास क्या है, कीप है या फनल है, उसमें आपने एक फिल्टर पेपर लगा दिया, वी शेप में बदल के, वी कह दो या शंकु बना के लगा दिया इसके अंदर। और ऊपर आपके पास मान लो गंदा पानी है जिसमें रेत है, उसे आप इस कांच की छड़ की सहायता से इसमें डाल लो। यदि डायरेक्ट आपने डाल दिया तो वो तो जो कांच कांच के कीप के अंदर आपने जो फिल्टर पेपर लगा रखा है, छन्ना कागज, ऊपर से यदि आपने इसकी धार बना के डाल दिया ना, तो वो छन्ना कागज ही फट जाएगा वहां से। इसलिए हम इस फनल की दीवार के सहारे धीरे धीरे डालते हैं, इसके सहारे, इस कांच की छड़ के सहारे, जिससे एकदम प्रेशर ना पड़े, वो छनेगा, रेत ऊपर रह जाएगा या अशुद्धियाँ ऊपर रह जाएंगी, नीचे आपका शुद्ध जल आ जाएगा। तो इसे कहते हैं छानना। जैसे कि आप घर पर जब चाय बनाते हो तो चाय को जो है छानते हो, उस चाय की पत्ती तो रह जाती है ऊपर और चाय आ जाती है नीचे छनकर। तो द्रव में उपस्थित अघुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए
इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है। फिल्टर पेपर का कहते हैं छन्ने कागज को। फिल्टर माने छलनी होती है। जैसे चाय की पत्ती को चाय से अलग करना, ये तो रोज करते हैं हम काम। उसके बाद अगली विधि है अपकेंद्रण। क्या है? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण का मतलब होता है गोल गोल घुमाना। यदि आप किसी चीज को ऐसे वृत्तीय गति कराओगे तो हल्के कण और भारी कण अलग अलग हो जाएंगे सारे। भारी कण तो दूर हो जाएंगे, हल्के कण आ जाएंगे बीच में। जैसे यहाँ आप देख रहे, आपकी दादी, अम्मा या नानी जो है जरूर इस विधि का प्रयोग करती होंगी। दूध से दही बनाती होंगी और दही से फिर छाछ या मट्ठा और मक्खन को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता था। इसे कहते थे कि भाई हम जो है मट्ठा या छाछ मथ रहे हैं, बना रहे हैं। इसमें क्या होता था कि जब हम दही को इस मथनी में डालकर और इसे गोल गोल वृत्तीय गति कराते थे, तो वृत्तीय गति कराने से क्या होता है कि जो मक्खन के कण हैं वे तो हल्के हैं, उनके ऊपर तो ज़्यादा बल नहीं लगता बाहर की तरफ में, तो बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। और जो बाकी कण हैं, ठीक है, छाछ के कण या मट्ठे के कण, वे भारी हैं, वे बाहर की तरफ को रहेंगे, तो उसमें मक्खन अलग हो जाता था। तो दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर मथनी द्वारा तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से पृथक हो जाते हैं। इस प्रक्रम को अपकेंद्रण कहते हैं। और यहाँ दूध की बात नहीं है, यहाँ कोई दूध को थोड़ा ही घुमाते थे, यहाँ तो छाछ बनाने के लिए दही को घुमाते थे। अब दूध को यदि आप घुमाओगे ना तो उसमें से क्रीम अलग हो जाएगी। वो जो डेयरी वाले होते हैं ना, डेयरी में क्रीम भी अलग मिलती है। आ रही ना समझ में बात? वो क्रीम हो जाएगी अलग, और यहाँ हम मक्खन को अलग करते थे। ठीक है बेटे, तो इस विधि को कहते हैं अपकेंद्रण। फिर उसके बाद 9वीं जो विधि हमारे कोर्स में है वो है वाष्पन विधि। वाष्पन का मतलब गर्म करके उड़ना किसी। तो जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक गिलास में, एक बर्तन में पानी है, पानी में नमक घुला हुआ है, हम कह रहे हैं कि नमक और पानी को अलग कर दो, तो आप पानी को गर्म कर दो जिसमें नमक घुला हुआ है। पानी तो सारा वाष्प बनकर उड़ जाएगा और बर्तन में रह जाएगा केवल नमक। तो ये है वाष्पन विधि। क्या होता है? नमकीन पानी को यानी नमक वाले पानी को गर्म करने पर पानी वाष्प बनकर उड़ने लगता है, जबकि नमक बर्तन में शेष बच जाता है। यह क्रिया वाष्पन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पन विधि। इसके चित्र की आवश्यकता है नहीं, देखो यहाँ वाष्पन नहीं तो हो रहा, मान लो केतली सा वाष्पन हो रहा। उसके बाद 10वां जो हमारे कोर्स में विधि है वो है आसवन विधि। अब ये आसवन का मतलब पता क्या होता है? देखना, यहाँ तो वाष्पन हो रहा, और जब वाष्प ठंडे सतह पर टकराकर द्रव की बूंदों में बदल रही तो वो होता है संघनन। ये वाष्पन और ये संघनन। पानी का भाप में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना वाष्पन, और वाष्प का ठंडे होकर द्रव की बूंदों में बदलना वो संघनन। ये लिखा हुआ है देखो वाष्पन, और ये लिखा हुआ है संघनन। जब वाष्पन और संघनन दोनों बारी बारी से होते रहते हैं ना लगातार, तो इन दोनों को कुल मिलाकर आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन। इन्हें कहते हैं आसवन। तो किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। मान लो ये केतली जो यहाँ है, केटल, इसमें हमारे पास पानी है, और पानी के साथ साथ इसमें चीनी और नमक भी घुले हुए हैं, और किसी ने कहा कि हमें शुद्ध जल इसमें से अलग करके दे दो। तो शुद्ध जल अलग करने के लिए हम इसे गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो पानी भाप बनकर उड़ेगा। अब वो भाप तो हमें उड़ानी नहीं, वो तो चाहिए हमें। तो उस भाप को हम ठंडे, ये हमारे पास एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर हमने बर्फ रख रखा, जिसकी वजह से प्लेट ठंडी है, और ठंडी प्लेट के ऊपर जब वाष्प पड़ेगी तो वाष्प द्रव की बूंदों में बदलेगी और वो यहाँ इकट्ठी होती रहेगी। तो यहाँ जो पानी इकट्ठा होगा ना, ये तो हो रहा उसका वाष्पन और ये संघनन। यहाँ जो पानी इकट्ठा हो रहा वो यहीं से ही आ रहा होगा, समझ रहे हैं ना? तो इसे कहते हैं आसवन विधि। जैसे अशुद्ध जल से शुद्ध जल को प्राप्त करना। यदि आपके पास अशुद्ध जल है, जैसे मैं कह रहा था कि इसमें पानी में चीनी और नमक भी घुला हुआ है, तो अशुद्ध जल है, और उससे शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए आप आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हो। आ जाओ, चलो आगे चलते हैं।
अच्छा, एक बात मैं बीच में फिर दोबारा से बता देता हूँ कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ना है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो या अपने स्टूडेंट्स को ये लेक्चर देना चाहते हो जिससे हमें होमवर्क में ही चैप्टर को समझ के आ जाएं और फिर बहुत आसानी से आप डिस्कस कर सको उनके साथ क्लास में। ठीक है, होमवर्क में आप उन्हें करने के लिए भी दे सकते हो, नोट्स बनाने के लिए भी दे सकते हो। वैसे नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे सारे, जो आप लिखवा सकते हो किसी को भी, या फिर यहाँ से देख देख सकते हो कि जब भी हम साइड में मैं हटता हूँ तो वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करने के बाद बच्चे लिख सकते हैं रोकने के बाद। देखो यहाँ एक बहुत बढ़िया नोट लिखा हुआ है कि आपके पास कोई द्रव है, द्रव को आपने गर्म करा और वो वाष्प में बदल गया, तो इस घटना को कहते हैं वाष्पन। द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलने की जो क्रिया होती है उसे वाष्पन कहते हैं। वैसे गर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना गर्म करे मान लो कोई द्रव जब वाष्प में बदलता है तो इस घटना को वाष्पन ही कहते हैं। और जब वाष्प द्रव में बदलती है, यानी ये वाली क्रिया होती है, ये वाली, तो इस घटना को कहते हैं संघनन। समझ रहे हैं ना आप? द्रव का वाष्प में बदलना तो वाष्पन है और वाष्प का द्रव में बदलना संघनन है। जब वाष्पन और संघनन दोनों एक साथ चलते रहते हैं तो पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं आसवन। अब आ जाओ नेक्स्ट अगली चीज। एक तरीका है नंबर 11 पर, एक विधि है क्रिस्टलीकरण। क्या है क्रिस्टलीकरण? क्रिस्टलीकरण का मतलब क्रिस्टल बन जाना। क्रिस्टल पता किसे कहते हैं? जैसे चीनी के जो दाने होते हैं ना, वो चीनी का क्रिस्टल ही है। मिश्री के दाने मिश्री का क्रिस्टल है। नमक के दाने नमक का क्रिस्टल है। आप कहोगे कि सर नमक के दाने तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। छोटा दाना और बड़ा दाना एक ही आकृति का होगा। चीनी का चाहे कितना बारीक से बारीक दाना देख लो, आप बूरा कहते हो, और बड़े से बड़ा दाना देख लो, वे घनाकार ही हो। और नमक तो आपने साबुत नमक तो देखा होगा। साबुत नमक का यदि देखोगे, एक इतना बड़ा टुकड़ा साबुत नमक का है तो उसमें जो छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए हैं वे सब घनाकार ही होंगे लगभग। तो वो जो चीनी का एक कण है वो क्रिस्टल है, नमक का एक कण है वो क्रिस्टल है। क्रिस्टल किसी भी ठोस पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप होता है। तो क्रिस्टलीकरण की बात कर रहे हैं हम। जब फिटकरी के गर्म संतृप्त विलयन को बिना हिलाए ठंडा किया जाता है तो कुछ घंटे बाद शुद्ध फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो फिटकरी के क्रिस्टल बनाए कि आपने जो है फिटकरी के गर्म संतृप्त विलयन को ठंडा करा, चुपचाप हिलाना नहीं उसे बिल्कुल भी, एक दिन तक ठंडा करो उसे। तो आपको उस बर्तन में जिसमें आपने फिटकरी का गर्म संतृप्त विलयन ले रखा था, अब गर्म विलयन तो पता आपको, संतृप्त विलयन का मतलब पता है क्या है? संतृप्त का मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें फिटकरी इतनी ज़्यादा घुली हुई हो पानी में कि उससे ज़्यादा घुल ही नहीं सकती। संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें पदार्थ की मात्रा सबसे ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा हो ही ना सके। तो फिटकरी का गर्म है संतृप्त विलयन है, उसे ठंडा करो बिना हिलाए डुलाए, एक साथ ठंडा करो। बहुत तेज नहीं ठंडा करना कि फ्रीजर में ही रख दिया एकदम ठंडा हो जाएगा। धीरे धीरे ठंडा होना चाहिए, रात भर या 3 4 5 घंटे। तो आप जब 5 घंटे बाद चेक करोगे तो उस बर्तन की तली में बॉटम पर एक फर्श साथ जमा हुआ मिलेगा आपको, वो फिटकरी के क्रिस्टल ही हो। जब आप ऊपर का पानी सारा अलग कर दोगे और उसे फर्श को तोड़ोगे ना, तो आपको जो टुकड़े मिलेंगे एक स्पेशल डिजाइन में मिलेंगे, सारे के सारे टुकड़े तोड़ने पर, और वे सारे क्रिस्टल ही हैं और इस घटना को हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण। ठीक है, और क्रिस्टलीकरण के बाद अगला जो हमारा विधि है वो है दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना। दो द्रव हैं जो आपस में घुलते ही नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास, ये तो प्रैक्टिकल स्कूल में भी कराते होंगे आपके टीचर, पानी और तेल है, पानी और सरसों का तेल दोनों मिलते ही नहीं आपस में। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो पृथककारी कीप का। ये आपको लैब में मिल जाएगी पृथककारी कीप। इसमें नीचे जो है एक पेंच होता है लगा हुआ, या फिर आप यहाँ कुछ लगा सकते हो, ऊपर कॉर्क लगाते हैं रबड़ की। जैसे इसमें नीचे जो है क्या है, पानी है, ऊपर तेल है, तो आप ऊपर से हल्का सा कॉर्क ढीला करो, इसका ढक्कन ढीला करो थोड़ा सा, नीचे पानी निकलना शुरू हो जाएगा। पानी जैसे यहाँ ये जो लाइन हमने बनाई इससे ऊपर मान लो यहाँ तो है हमारे पास तेल और नीचे है मान लो यहाँ पानी।
तो आप जब इसे यहाँ ये जो ढक्कन है इसे थोड़ा सा रबड़ के ढक्कन को जिसे कॉर्क कहते हैं इसे थोड़ा ढीला करोगे ना तो ये नीचे यहाँ इस बर्तन में इकट्ठा होता रहेगा पानी। जब ये लेवल यहाँ आ जाएगा ना तो इस बर्तन को उठा के रख दो एक तरफ, इसमें तो आपका क्या है, पानी है। और वो जो जोड़ है यहाँ पॉइंट यहाँ से लेके और यहाँ तक का किसी वेस्टेज बर्तन में निकाल लेना इस, और फिर ऊपर वाला तीसरे बर्तन में निकाल लेना। समझ रहे हैं ना मेरी बात? पहले बर्तन में तो आपको निकालना है पानी, बीच वाला हिस्सा जोड़ वाला हिस्सा किसी ऐसे बर्तन में निकाल लो जो वेस्टेज हो, ये तो वेस्टेज है। और फिर जब ऊपर वाला हिस्सा आ जाए यहाँ तो फिर निकाल लो तीसरे बर्तन में, वो उसमें शुद्ध तेल आ जाएगा। तो दो अमिश्रणीय का मतलब जो घुलते ना हो आपस में। जब दो द्रवों का घनत्व अलग अलग होता है तो वे आपस में नहीं घुलते हैं, इनको पृथककारी कीप में भरकर निथार लिया जाता है। जैसे पानी और केरोसिन को अलग करना। केरोसिन तो समझते हो मिट्टी का तेल, तो पानी और मिट्टी के तेल को आप अलग कर सकते हो इस विधि द्वारा। उसके बाद पृथक्करण की एक विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि का मतलब कि आपके पास मान लो लकड़ी का बुरादा है और लोहे का बुरादा है, दोनों को अलग करना है तो आप चुंबक ले जाओ पास में, लोहे का बुरादा सारा चिपक जाएगा चुंबक पर और लकड़ी का बुरादा नहीं चिपक। इसे कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखो यहाँ चुंबक के ऊपर कील वगैरह सारी चिपक गई और जो बालू रेत है वो नहीं चिपका। ठीक है, तो इस विधि द्वारा चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को चुंबक द्वारा एक दूसरे से पृथक किया जाता है, जैसे रेत से लोहे को अलग करना। इस काम को तो बच्चे बहुत करते हैं। जब इन प्रैक्टिकल्स को हम कराते हैं तो बच्चे जब इन्हें समझते हैं ना तो घर से कहीं से भी उन्हें चुंबक मिल गई तो चुंबक को वे एक बड़े से धागे में बांध लेंगे और घर से स्कूल तक आएंगे सड़क के ऊपर उसे चलाते हुए। तो चुंबक के ऊपर रास्ते में जो रेत है मिट्टी है उसमें से लोहे के पार्टिकल्स कण उसके ऊपर चिपक जाएंगे और स्कूल तक पहुंचते पहुंचते हुए दिखाएंगे कि सर देखो कितना लोहा इकट्ठा कर लिया मैंने रास्ते में। तो रेत में से लोहे के कण अलग करे जा सकते हैं चुंबक की सहायता से, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है चित्र में। यहाँ तो लोहे के कण नहीं दिखा रहे, यहाँ तो कील वगैरह दिखा रहे, नेल्स वगैरह। उसके बाद अगली विधि है क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है क्रोमेटोग्राफी। इस प्रैक्टिकल को आप अपने स्कूल में कर सकते हो। आपके पास एक एक बर्तन है, बर्तन के अंदर आपने पानी भर रखा है और आपके पास जो आपका स्केच पेन होता है ना, हेडिंग डालने के लिए स्केच पेन होता है, या डायग्राम जब आप चित्र बनाते हो ड्राइंग में तो आउटलाइन करने के लिए जो ब्लैक स्केच पेन होता है उसकी इंक ब्लैक कलर की है, पर वो ब्लैक कलर की इंक कई सारे कलर से मिलकर बनती है, 2-3 कलर से। तो आप एक चौक स्टिक लो, इस तरह चौक लो। चौक होनी चाहिए थोड़ी लो क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की चौक नहीं चाहिए, कंपनी सस्ती चौक चाहिए। और अपना जो स्केच पेन है उससे चारों तरफ एक डार्क कलर की लाइन खींच दो और चौक के ऊपर, और चौक को पानी से भरे हुए किसी बर्तन में ऐसे खड़ा कर दो। बस ध्यान ये रखना है कि जहां आपने वो डार्क कलर का गोल निशान लगाया ना, बहुत डार्क स्केच पेन से, वो निशान पानी में डूबना नहीं चाहिए। तो जब आप चौक को खड़ा करोगे ना तो क्या होगा, पानी जो है उस चौक में ऊपर की तरफ को चढ़ेगा केशिकात्व के कारण, और यहाँ आपको कुछ मिनटों बाद अलग अलग कलर दिखाई देंगे। यहाँ फिर पता चलेगा कि ब्लैक कलर की इंक जो थी वो कहीं कौन कौन से कलर से मिलकर बनाई गई थी कंपनी के द्वारा। तो इसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो इस विधि का प्रयोग स्याही में उपस्थित सभी रंगों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसके लिए हम चौक का प्रयोग कर सकते हैं। तो चौक स्टिक प्रैक्टिकल बहुत आसान है जैसा कि मैंने समझाया। उसके बाद आते हैं हमारे चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु, इन्हें ध्यान से समझना। चैप्टर के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वे ये हैं, शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, तो वो तभी तो होगा जब एक ही प्रकार का पदार्थ उसमें। अगली बात, शुद्ध पदार्थ तत्व एवं यौगिक में बटा होता है। शुद्ध पदार्थ के दो रूप हैं, तत्व और यौगिक। अगला पॉइंट, तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो चैप्टर के बाद होते हैं। यौगिक के अणुओं में एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, समझाया था ना। तत्व में तो सारे एक ही जैसे होंगे परमाणु तत्व के अणुओं में, और यौगिक के अणुओं में सारे परमाणु अलग अलग प्रकार के होंगे, मतलब एक जैसे नहीं होने के सारे।
अगला पॉइंट, मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। उसके बाद अगला पॉइंट, है अनाज से कंकड़ पत्थरों को बीनना विधि द्वारा पृथक करते हैं। अनाज से कंकड़ पत्थर को अलग करना है, कौन सी विधि इस्तेमाल होती है? बीनना विधि। जैसे दादी चावलों में से कंकड़ पत्थर अलग करती हैं, दाल में से। गेहूं से भूसा पृथक करने में फटकना या ओसाना विधि का प्रयोग करते हैं। फटकना तो सूप से होता है और ओसाना होता है हवा में, जहाँ हवा चल रही हो वहाँ ऊपर से अनाज को गिराओ, भूसा हल्का है बह जाएगा, हवा के साथ उड़ जाएगा और अनाज के भारी कण वहीं रह जाएंगे। उसके बाद द्रव में अघुलनशील ठोस पदार्थों को तलछटीकरण एवं निथारना छानना एवं अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक करते हैं। उसके बाद द्रव में घुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने में वाष्पन, आसवन एवं क्रिस्टलीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथककारी कीप द्वारा पृथक करते हैं। पृथककारी कीप ध्यान रखना है नाम। ये जो है ना, हमने कितना सीखा, क्या सीखा हमने इस चैप्टर में? ये चैप्टर के बाद में जो पॉइंट्स दिए होते हैं ना, इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो। रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्याही में कौन कौन से रंग प्रयोग किए गए, उन सबको अलग करने के लिए आपने कौन सी विधि का प्रयोग किया था? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है और हम अगला चैप्टर अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। और ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की प्लेलिस्ट है, यदि आप इसका भरपूर लाभ उठा सको तो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी सारी बातें जितनी आपको बताई हैं। ठीक है बेटे, बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और यदि वास्तविकता में आज का पूरा चैप्टर आपके समझ में आया है तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना, जिससे वो भी सीख सकें और आपका काम आसान हो सके। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, बाय।